हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है और इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, जिनकी प्रेरणा हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 33 से 46 तक, अनुच्छेद 34 से 48 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक या अनुच्छेद 34 से 52 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और इनकी अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व वाद या न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इनका न होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, अर्थात इन्हें लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, यानी कि इनका अगर हनन होता तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसके विपरीत मौलिक अधिकार जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, वे वाद या न्याय योग्य हैं, अर्थात उनका हनन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। उसके बाद है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक सिद्धांत भी, सामाजिक भी और प्रशासनिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण लगाना या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों का बैंक ने सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है के.टी. शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। और अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है, अनोखी विशेषता कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इनकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मूल अधिकारों की प्रेरणा हमने अमेरिका के संविधान से ली गई है। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन निर्भर करता है। उसके बाद है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि राज्य के निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या ये दोनों वाद योग्य हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुछ का, यानी कि कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में, या 9वीं अनुसूची में? तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न उक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान दिया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। इसका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। उसके बाद है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्षीय बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गौवध निषेध, या निजी संपत्ति की समाप्ति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना? तो ये तीनों ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 50 में है। कमजोर श्रेणियों के हितों को बढ़ाने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 46 में है, और पोषाहार स्तर को ऊंचा उठाने का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 47 में दिया गया है, और ये तीनों अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। उसके बाद है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, जिसका वर्णन अनुच्छेद 40 में है, उसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, या संघ के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 44 में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गोवा में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आशा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वोक्त केंद्र के लिए व उपरोक्त राज्यों के लिए, या पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ राज्य से मतलब कानून बनाने वाली संस्था से है, जैसे कि हमारी संसद, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद है अनुच्छेद 49 में दिया गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण, इसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 सब क्लोज ए में यह प्रावधान दिया गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 सब क्लोज ए में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक समान आचार संहिता का वर्णन है। उसके बाद है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनुच्छेद 40 राज्यों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, जिस कारण संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का इनकी प्रेरणा अमेरिका से ली गई है, और ये संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने का आदेश है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 45 में है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2000
2 के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 में है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 46 में है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में राज्य अभिवृद्धि करेगा। अर्थ संबंधी हितों में राज्य अभिवृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48 में बताया गया कि राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। कृषि तथा पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। इसमें अच्छे किस्म के बीजों की व्यवस्था की जाएगी और पशुवध पर प्रतिबंध भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। और अनुच्छेद 48 सब क्लोज क के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 के सब क्लोज क में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46। इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का पोषाहार स्तर और जीवन स्तर बढ़ाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में है, राज्य कृषि तथा पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करेगा, अच्छे बीजों की व्यवस्था करेगा, पशुवध पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 48 के अनुसार वन तथा वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण का संरक्षण। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 के तहत इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? पहला, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिषेध। तो ये तो गलत है, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार का पार्ट है, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23-24 में है। पहला तो गलत है। उसके बाद दूसरा है, मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से। तो इसका ये सेकंड यानी कि केवल 2 होगा। इसका वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। और जो पहला कथन है यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों ए, बी और ऑप्शन सी ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण
से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ी गई। अब इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। इनकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। सबसे पहले है अनुच्छेद नंबर 36। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ राज्य से तात्पर्य है कानून बनाने वाली संस्था, जैसे कि हमारी संसद हो गई, केंद्र सरकार हो गई, राज्य की सरकार हो गई। उसके बाद है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, न्यायालय नहीं जाया जा सकता, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार देगा। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक कहा जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा, सुविधा अनुसार अदा करेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है, अनोखी विशेषता कहा है। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। और इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 39 सब क्लोज क। इसमें दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी के तहत की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 39 सब क्लोज ख। अनुच्छेद 39 सब क्लोज ख, इसमें सार्वजनिक धन का स्वामित्व, सार्वजनिक धन का स्वामित्व, धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार किया जाए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं वितरण इस प्रकार किया जाए कि यह सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 39 सब क्लोज ख में की गई है। उसके बाद है
अनुच्छेद 39 सब क्लोज गए। अनुच्छेद 39 सब क्लोज गए। इसमें धन का समान वितरण के बारे में व्याख्या की गई है। धन का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, धन का समान वितरण। उसके बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, और लोक सहायता पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत व मनोचित दशा। काम की न्याय संगत व मनोचित, मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ, तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन को दी जाने वाली छुट्टी, प्रसूति सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ही दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 43। इसमें कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भाग लेने का अधिकार का वर्णन भी अनुच्छेद 43 में है। उद्योगों के प्रबंधन में, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार, श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। इसमें है सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार, एक समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता लागू करना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और गोवा एक मात्र ऐसा राज्य भारत का जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। उसके बाद है अनुच्छेद 45। इसमें अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा विधिक अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों में राज्य अभिवृद्धि करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47।
अनुच्छेद 47 के अनुसार पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य राज्य का कर्तव्य होगा। इसमें अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन भी बंद है, लेकिन अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग दवाई के रूप में किया जा सकता है। अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग दवाई के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 48 राज्य कृषि तथा पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। इसमें अच्छे बीजों की व्यवस्था करेगा और पशुवध पर प्रतिबंध भी अनुच्छेद 48 के तहत ही लगाया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 48 सब क्लोज के। इसमें पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 48 सब क्लोज क में। उसके बाद है अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49। इसमें है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे कि हमारा लाल किला, ताजमहल और खुदाई में प्राप्त हुई वस्तुओं को भी राज्य नष्ट होने से बचाएगा। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 49 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50। इसमें है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक करने, यानी कि अलग होना। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक करना। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि राज्य करेगा। उसके बाद है इनके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 350 सब क्लोज क में यह प्रावधान दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 350 सब क्लोज क के अनुसार। और अनुच्छेद 351 के अनुसार है में वर्णन है हिंदी को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 351 में है हिंदी को प्रोत्साहन देना। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।